अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड टुडे इज द डे वन ऑफ द सेकंड टेस्ट ऑफ पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड और मुल्तान में हो रहा है ये मुकाबला। बहुत सारी नज़रें इस मैच पे इस वजह से थी बिकॉज जिस तरह चॉप एंड चेंजेस के बाद टीम पाकिस्तान सामने आई है, अ लॉट ऑफ स्पिनर्स बट यस टॉस जीता पाकिस्तान टीम ने एंड बैटिंग का मौका मिल गया, सो यस अ लकी थिंग टू मूव फॉरवर्ड। मगर अब आगे उसके हवाले से बात करेंगे किस तरह की परफॉर्मेंस रही, क्या हुआ इस वक्त अगर देखें तो 245 फॉर 5 पाकिस्तान राइट नाउ एंड अभी जो है कामरान गुलाम की जो है वो विकेट गिरी है। दीज लास्ट मोमेंट्स ऑफ द डे, लेट्स सी के आगे कैसे परफॉर्म करती है टीम और आगे कैसी डिलीवर करती है, बिकॉज जितना अभी रन्स बना सकते हैं वही बना सकते हैं क्योंकि विकेट बड़ी ट्रिकी लग रही है। उसके हवाले से बात करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने जिक्र किया आज के मैच का, कल का मैच रोज़ाना चूँकि पाकिस्तान की वुमेन टीम की भी एक्टिविटी है तो कुछ ना कुछ निकलता रहता है पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान के लिए ये दूसरा टेस्ट मैच जब शुरू हुआ है तो बहुत ज़्यादा निगाहें इसलिए भी हैं इस टेस्ट मैच पर कि पाकिस्तान एक अरसे के बाद अपने 4 टॉप क्रिकेटर्स की अदम मौजूदगी में 3 बिलखुसूस जो कि प्लेइंग 11 का हिस्सा रहते हैं, और लोग इसी इंतज़ार में नहीं थे, लेकिन लोग ये सोच रहे थे कि कैसा लगेगा जब वो शाहीन आफरीदी को नहीं देख रहे होंगे पाकिस्तान की टीम में, जब वो नसीम शाह को नहीं देख रहे होंगे, जब वो बाबर आजम को नहीं देख रहे होंगे। तो ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ सा क्रिकेट मैच है पाकिस्तान में, बिलखुसूस उन क्रिकेट के परस्तारों के लिए जिन्होंने गुज़िश्ता 8-7 बरसों में इन सब को वक्तन फ़वक्तन इकट्ठे खेलते हुए देखा। तो ये इस लिहाज से ज़रा मुनफरिद ज़रूर था। बिल्कुल। और अभी तो जाहिर सी बात है बैटिंग करिए पाकिस्तान, जब बॉलिंग की बात आएगी तब होगा कि नहीं जी, क्योंकि हम काफ़ी अरसे बाद इतनी स्पिन हैवी टीम देख रहे हैं पाकिस्तान की। ज़्यादा जो हमारा फोकस रहा वो पेस पे रहा। इवेंचुअली जहां से हमारा टेस्ट सीजन शुरू हुआ था 4 पेसर्स से ये 3 स्पिनर्स तक की कहानी, किस तरह वो डिलीवर करेंगे इस विकेट पे। बट विकेट बहुत ट्रिकी है और उस ट्रिकी विकेट को लेकर जो है बहुत सारी बातें भी हो रही हैं, बहुत सारी अपडेट्स भी हैं। सो जहां हमने इस मैच की बात की पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड, इस वक्त आपको हमने सिनेरियो और सिचुएशन बता दिया है। 5 विकेटें डाउन हो चुकी हैं जिस फ्यू लास्ट आवर्स ऑफ द डे, और उसके बाद फिर यस डे वुड एंड हियर। पाकिस्तान की तरफ रुख हुआ इस दिन का या इंग्लैंड की तरफ, वील डिसाइड ऑन फर्दर जब हम अपने मेहमान को भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें ज़रूर हैं खबरों के हवाले से, अगर आप समझती हैं। क्या ख्याल है, फिर खबरें पहले या फिर माहिराना राय शुरू कर दी जाए? थोड़ी सी खबरें बता देते हैं देन माहिराना राय की खबरें। आपने कौन सा रोज करना है, अगर आपने कहा तो ऐसे कर लेते हैं। तो पहले फिर आप शुरू करें ना ज़रा, अगर खबरों की बात आपसे, तो अगर आप कहती हो तो आप शुरू करें, कहती हैं तो मैं कर देता हूँ। आप शुरू कर दें, मैं कर दूँ। और तो ये जो आपने स्पिन हैवी पिच की बात की है, ये दुनिया भर में ज़ेर बहस है। एक तो ये है कि लोग कल से ये बात कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स ख़त्म हो गए हैं। इस पर काफ़ी सारी बातें और फॉर्मर क्रिकेटर्स ने भी की हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी सोशल मीडिया पर एक बड़ी ज़ूमानी सी पोस्ट की है, मतलब तंज़िया भी उसको कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि छठे रोज़ के लिए तैयार हो रहे हैं, छठे रोज़ के लिए तैयार हो रहे हैं। बाद में उन्होंने छठे रोज़ को काट कर वनडे लिख दिया है, और ये वो टेस्ट मैच की पिच है जिस पर हम अभी, आपने कहा कि स्पिन हैवी पिच है। बिल्कुल, तो ये उसी हवाले से है। मतलब हमारे मीडिया को क्रिटिसाइज किया जाता है कि हमारा मीडिया बहुत ही क्रिटिकली देखता है। शुक्र करें इन्होंने छठे दिन की पिच कहा है, 9वें दिन की पिच नहीं कह दिया बिकॉज उस मैच को खत्म हुए टाइम हो गया। बट दूसरी तरफ जहां बाबर आजम को ड्रॉप करने के बाद एक अजीब सा एक तूफान बर्पा हो गया था, सोशल मीडिया पे भी आपको दिख रहा था। फैंस के दिल है, फैंस जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, मगर जब एक प्लेयर जो उसी विसिनिटी में हो वो कुछ इस तरह का कमेंट कर दे, तो फ़खर जमान ने की थी एक ट्वीट बाबर की फेवर में और इस बात पे कि नहीं जी ये गलत है, ये गलत पॉलिसी है जिस पे जो है हम बाबर जैसे प्लेयर को ड्रॉप कर रहे हैं। तो उसी वक्त जब उन्होंने वो ट्वीट की थी, उसी की रात को उनको शो कॉज नोटिस जो है वो दे दिया गया था और फ़खर जमान को 21 अक्टूबर तक का टाइम मिला है, जिसमें 21 अक्टूबर तक उन्होंने रिप्लाई करना है और कन्वेंस करना है कि ये जी मेरी फलानी रीज़न थी जिस वजह से मैंने ट्वीट किया था। और अगर वो कन्वेंस नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली ही वुड बी पीनलाइज्ड। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये अब उनके ख़िलाफ़ जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो कानून हरकत में आएगा, जो कि पाकिस्तान में ज़रा कम आता है, कमज़ोरों पर ज़्यादा आता है। वो जो कानून बड़े लोगों पर आना चाहिए, जो डायरेक्टर्स हैं शायद उनके ऊपर कोई कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता नहीं है, ज़ाब्ता अखलाक आता नहीं है। सारी क्रिकेट तबाह हो गई पाकिस्तान की, लेकिन उनको किसी ने पूछा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का सफ़र इख्तिताम को पहुँच गया है। बिल्कुल सेमीफाइनल में पहुँच गया न्यूजीलैंड की टीम। और पाकिस्तान की टीम के लिए कल बड़ा अफसोसनाक दिन था, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की टीम
इस 110 रन जो उन्होंने बनाने थे उसके जवाब में पाकिस्तान 11.4 ओवर्स में सिर्फ 56 रन पर ढेर हो गई। सिर्फ 56 रन पर पाकिस्तान की टीम ढेर हो गई। और सिर्फ यही नहीं है, कोई 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कुल मिलाकर गिनकर 8 कैचेस पे पाकिस्तान की टीम ने ड्रॉप किए हैं। और इस अफसोसनाक शिकस्त के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, वुमेन क्रिकेट टीम का इस T20 वर्ल्ड कप में सफर मेरा ख्याल है अपने इख्तिताम को पहुंच गया। बिल्कुल जी, वापसी का सफर अब वापसी का सफर है। मगर एक चीज जो हाफिज, इसमें एक चीज जो मैं कहूंगी इस पूरी कैंपेन में जो पॉजिटिव दिखी, दैट वाज द कैप्टन फातिमा सना। एग्जैक्टली। और जिस वो मुश्किल सूरत हाल से गुजरी हुई, मतलब एक वो लड़की जो कि अपने फादर के बरियल के बाद हम कहते हैं कि तदफीन करवा के और फिर उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैच जो कि जिसमें पाकिस्तान अगर 11th ओवर तक जो है, 12th ओवर तक जो है वो अगर अचीव कर लेता ये टारगेट तो पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल सकता था। अगर पाकिस्तान जीत जाता तो इंडिया सेमीफाइनल में चली जाती। सो ये बहुत सारी इक्वेशंस थी, मगर पाकिस्तान टीम जो है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। एंड न्यूजीलैंड वाज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। जिस तरह उन्होंने कम बैक किया, 110 को भी उन्होंने इतना भारी भरकम टारगेट बना के रखा और जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज थी। बट हैट्स ऑफ टू फातिमा सना। आई होप कि ये लड़की जो है ये इसी तरह परफॉर्म करती रहे, ये इसी तरह डिलीवर करती रहे और इसी तरह पाकिस्तान टीम में एनर्जी इन्फ्यूज करती रहे। हर शोबे में उन्होंने परफॉर्म किया। वैसे तो कप्तान भी, बॉलिंग में आप जहाँ 8 कैचेस ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं वहाँ फातिमा सना ने 4 कैचेस पकड़े हैं। हाँ। सो यस, काफी परफॉर्म किया, ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस रहे। और मेरे ख्याल से बस खबरों में आगे बढ़े। हाँ। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने की बात है तो फिर टेस्ट मैच चल रहा है और उस टेस्ट मैच पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर, और चूँकि ये इसके हवाले से है, ये जो पिच है ये स्पिनर्स को ज़्यादा मदद दे रही है, तो वो भी स्पिन गुरु हैं अपने टाइम के, इकबाल कासिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और क्या वाकई ये पिच आज पहले दिन में जब पाकिस्तान ने अभी तक सिर्फ 5 विकेटें गिरी हैं ना जी, तो क्या वाकई जो बनाया गया है वही है या कुछ इसमें कुछ और भी बदलाव आ सकता है? इकबाल कासिम साहब, अस्सलाम वालेकुम। इकबाल साहब, आपको आवाज आ रही है? आप हमारी आवाज सुन सकते हैं? बहुत कम आ रही है, प्लीज। अच्छा, हम जरा जोर से बोलते हैं और भाई ऑडियो का लेवल सही कर दीजिए कि इकबाल कासिम साहब सुन सकें आवाज़। जिस तरह कंडीशंस की बात हो रही थी इकबाल साहब, स्पिन विकेट है, विकेट पे ग्रिप करेगी बॉल, क्या इसी तरह हम समझें या फिर ये एक सरप्राइज ही रहेगा हमारे लिए कि ये विकेट क्या करेगी? अच्छा, मेरे ख्याल से अभी राब्ता मुनक़ता हो रहा है, लेकिन ऐसी आवाज़ आनी चाहिए कि जो इक़्तिदार के ऐवानों को हिला कर रख दे। मेरा ख्याल है इकबाल कासिम साहब की आज की आवाज़ जो है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन लोगों तक पहुंचेगी कि जो इस वक्त फैसले कर रहे हैं। और जैसा भी आपने जिक्र किया ना कि स्पिन हैवी है जी, तो अब देखना ये है कि ये पाकिस्तान के स्पिनर्स इस पर कैसा काम करते हैं, क्योंकि अभी से कुछ देर पहले तक लगभग 50 ओवर्स उनके 2 स्पिनर्स कर चुके थे, शोएब और जैक लीच जो हैं 50 ओवर्स वो कर चुके थे। और दूसरा उसमें एक और भी ये नज़र आता है कि आपने ड्रॉप कर दिया बाबर आजम को, तो क्या शान को भी ड्रॉप कर देंगे क्योंकि वो भी रन्स नहीं कर पाए हैं, परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही हैं। इवन कहीं ना कहीं बिट्स एंड पीसेस में आप बात करें तो सऊद नीड्स टू बी रिस्पॉन्सिबल नाउ। इट्स हाई टाइम नाउ कि सऊद जो हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप सेटअप हुई, जिस तरह कामरान गुलाम और साइम अयूब ने जो है वो पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया। 278 बॉल्स पे जो है 149 की ये पार्टनरशिप रही है। इवेंचुअली जब विकेट गिरी तो उसके बाद बिल्कुल रन रेट जो है वो ज़मीन पे बैठ गया। सऊद शकील जिस पोजीशन पे आए थे, इट वाज अ वेरी वेरी टेलर मेड सिचुएशन फॉर हिम। वहाँ से वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे मगर वो नहीं कर सके। मगर एक चीज़ हाफिज, जो कि आज के इस दिन से हमें ज़्यादा ओवरवेल्म नहीं होना चाहिए, मगर आज के दिन से एक चीज़ का बहुत अंदाज़ा हुआ। हमने अपने फॉर्मर क्रिकेटर्स को ये कहते हुए सुना कि हमारा जो डोमेस्टिक सिस्टम है वो ऐसा है, वो वैसा है, लड़के को जो है 3 से 4 साल लग जाते हैं अपने आप को इंटरनेशनल में अंडरस्टैंड करने के लिए, सिनेरियो को। मुझे लगता है कि हम बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अपने डोमेस्टिक सिस्टम को डीरेल करते हैं, डिमीन करते हैं। कामरान गुलाम आए ना डोमेस्टिक से, ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 साल पहले डोमेस्टिक में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का रिकॉर्ड तोड़ा था। कोई तकरीबन 14 साल बाद या 11 साल बाद जो है वो मोहम्मद यूसुफ का रिकॉर्ड टूटा गया था कि मोस्ट रन सीजन में बनाए थे उन्होंने फर्स्ट क्लास में। सो कहीं ना कहीं प्लेयर्स जो लॉन्गर फॉर्मेट खेल रहे हैं डोमेस्टिक में, उन्होंने डिलीवर भी किया और आज डिलीवर करते हुए दिखे। देखिए, उन्होंने 100 कर दिया ना डेब्यू के ऊपर। आप उनको पसंद करें ना करें, उससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? कोई उसके लिए दुआ करे, कोई बात दुआ करे, लेकिन जब उसको मौका मिला है इसी फर्स्ट क्लास सीजन से यही इसी फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर से खेलते हुए ऊपर आए हैं ना, आपका मामला तो असल एबिलिटी का है।
अगर आप में सलाहियत है, बर वक्त आपको मौका मिलेगा। इसी सिस्टम में उस्मान सलाहुद्दीन थे, उनकी मेरा ख्याल पता नहीं 20 सेंचुरियाँ हैं कि जब उससे पहले उनको डेब्यू हुआ उनका टेस्ट, ठीक है। इनकी 16-17 सेंचुरियाँ हैं, फर्स्ट क्लास की 16-17 सेंचुरियाँ हैं। 16-17 सेंचुरियाँ इनकी हैं फर्स्ट क्लास से पहले। इतनी ही काफ़ी सारी सेंचुरियाँ आबिद की भी हैं, आबिद अली की, खालिद इबादुल्ला की। जब आप लोगों को मौके नहीं देंगे तो वो कहाँ पर परफॉर्म करेंगे, कहाँ पर परफॉर्म करेंगे। आज आपने उनको मौका दिया, उन्होंने परफॉर्म कर दिया और इसी स्ट्रक्चर से आए हैं, इसी सब चीज़ों से, उन्हीं मुश्किलात से। और उनके ऊपर जो दबाव था सवेरा, देखिए बाबर आजम की जगह पर फिलिंग बिग शूज, एक बहुत बड़ा दबाव था। बट हाफिज अब जो है ना, हम पे दबाव है कि जल्दी से हम अपने जो है वो मेहमान को इंट्रोड्यूस करवाएं, बिकॉज वक्त का मुकाबला सख्त। सो हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल कासिम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सवेरा, थैंक यू। सो बिल्कुल खैरियत से, आई होप आप भी खैरियत से होंगे। मैच अभी देख रहे होंगे, बट हम जितना ये बात कर रहे थे कि स्पिन ट्रैक है और यही पिच इस्तेमाल की गई है जो पिछले मैच की पिच थी, अब वो हमें उस तरह ग्रिप करती हुई दिखेगी बॉल। आपको लगता है कि ये इसी तरह अब हमें एक स्पिन ट्रैक दिखेगा, इवेंचुअली ये रैंक टर्नर की शक्ल ले जाएगा, फिर क्या पफर डस्ट पहुंच जाएगा जब हम चौथे और पांचवें दिन की बात करते हैं, या फिर अभी भी कहीं ना कहीं कोई सरप्राइज फैक्टर बाकी है? देखिए अभी तो पहला दिन है, मगर जो अभी तक मैंने विकेट देखी है और स्पिन बॉलिंग को भी देखा है और फास्ट बॉलिंग को भी देखा है, एक तो ये कि इसका पेस बहुत स्लो है, ठीक है। इस पेस स्लो होने की वजह से फास्ट बॉलर को रिवर्स स्विंग के लिए बहुत एडवांटेज है। और आपने देखा होगा सारे दिन में 2 सेशन के अंदर गेंद जो है रिवर्स स्विंग हुआ है, लंच के बाद से लेकर आखिर तक। और इंग्लैंड वाले अनलकी रहे, पाकिस्तानी लकी रहे कि हम सरवाइव कर गए वो पीरियड। और सुबह के वक्त जो था वो गेंद थोड़ा स्पिन हुआ है, मगर अब जो सिचुएशन है ना वो ये, आप ये कहें कि ये स्क्वायर टर्नर होगा, ये स्क्वायर टर्नर नहीं बनेगी विकेट, क्योंकि मुल्तान की मट्टी या मुल्तान के पिच की बिहेवियर जो है ना, वो टर्नर आप बनाएंगे, टर्न तो होगा, मगर इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी आपको लाइन डायरेक्शन के साथ गेंद करनी पड़ेगी, आपको इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, उंगलियों का वर्क करना पड़ेगा, रोटेशन बढ़ानी पड़ेगी, और फील्ड प्लेसिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये वैसा नहीं है जैसे बेंगलोर में थी या कराची के अंदर विकेटें होती थी कि आप गेंद किया तो हर बॉल टर्न हो रहा, हर बॉल टर्न नहीं होगा, कुछ होगा। यस, वक्त के साथ साथ ये बढ़ता जाएगा, क्रैक्स भी बढ़ते जाएंगे वो चीज़ें, लेकिन इस पर मेहनत करनी होगी। बगैर मेहनत के हमारे जो बॉलर्स हैं, स्पिनर्स हैं, इनकी अहलियत का पता चलेगा कि वो कितनी अच्छी स्पिन बॉलिंग के ऊपर कंट्रोल करते हैं अपना। ठीक है इकबाल कासिम साहब, बाबर आजम ड्रॉप हुए, कामरान गुलाम उनकी जगह पर टीम में शामिल हुए और उन्होंने अपने इफ्तिताही टेस्ट मैच में आज 3 फिगर इनिंग्स यानी कि 100 से ज़्यादा रन स्कोर कर दिए। आप इस तब्दीली को किस तरीके से देखते हैं, और बाबर आजम को ड्रॉप करने का फैसला आपके ख्याल में क्या वो तरीका गलत था या फिर उसके लिए फैसला ही गलत था? आप साहब, 2 बातें, एक तो कामरान गुलाम का खेलना, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और डिज़र्व करते थे। वो काफ़ी अरसे से माशाल्लाह रन्स कर रहे थे, आपकी मैंने सुनी सेंचुरीज, उसकी डिटेल सुनी, सारी चीज़ें सुनी, तो ये साबित करता है कि हमारी सिलेक्शन का प्रोसेस और जो प्रोसीजर है उसमें कहीं ना कहीं फ्लॉ है, जो हम हमारे जो अपकमिंग प्लेयर्स होते हैं उनको हम मौका नहीं दे पाते, और उसकी वजह जो है लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती हैं। और ज़्यादातर इसमें क्योंकि ये ग्रुप, एज ग्रुप जो है ना, देखिए जो हमारे ज़माने में जो टीमें होती थी उनका एज ग्रुप ज़्यादा होता था, एक्सपीरियंस होते थे लोग, मेरिट को तवज्जो देते थे, यारी दोस्ती का ख्याल नहीं करते थे। इसमें जो अभी रिसेंट पास में पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ, इसमें ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि ग्रुपिंग होती है, एक साथ खेलने वाले जो है, 7 टीम के वाले, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और वो इस तरह प्ले जो है वो कंटिन्यू करता रहता है, चाहे वो फेलियर हो ना हो। उसमें क्या होता है कि जो डिजर्विंग प्लेयर होता है वो रह जाता है। मगर कामरान के आने से और उसके रन्स करने से देखें, जो अच्छा होता है ना वो कभी भी आप खिलाएंगे वो अच्छा ही रहेगा। तो उसने अपने आप को साबित किया, टैलेंट इज़ वेरी फाइन। यस, बहुत ज़्यादा उनको आगे जाके अगर पाकिस्तान टीम में मेंटेन करना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आगे जाके, क्योंकि टर्निंग विकेट पे खेलना, फिर गेंद जहाँ स्विंग हो रहा हो, रिवर्स स्विंग हो रहा हो, उसको खेलना ज़रा मुश्किल होता है। और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में जाना है तो आपको तैयार होकर जाना है, वो एक अलग चैप्टर है। अब रह गई बात बाबर की,
तो मैं सिर्फ एक बात से बड़ा नाला हूँ। एक तो ये है कि जब प्लेयर स्टार बन रहा होता है तो हम लोग उसको इतना पीसीबी इतना उसको ऊपर आसमान पे बिठा लेती है कि वो ज़मीन पे दिखता ही नहीं है। उसको कप्तान भी बना देते हैं, उसको सब कुछ, उसके इख्तियारात भी, सारा कुछ। और फिर जब वो परफॉर्मर भी होता है, ऐसा नहीं है, मगर उसका एज ग्रुप देखें, उसका एक्सपीरियंस देखें, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। अब उसमें क्या होता है कि फिर प्लेयर का जो मेंटल लेवल होता है वो एक डिफरेंट हो जाता है, वो फिर किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं होता। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जब कामयाबी मिल रही थी तब तक तो ठीक था, जब नाकामी शुरू हो गई तो हर कोई उससे एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो सेंचुरी, हर मैच में सेंचुरी करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैंने देखिए, हमने क्रिकेट खेली, हमने देखा ज़हीर अब्बास को, जावेद मियांदाद को, बड़े बड़े जितने भी माशाल्लाह, सादिक मोहम्मद, बड़े बड़े स्टार मैंने देखे। उनके ऊपर एक फेज़ आता है कि कभी उनका बहुत अच्छा पीरियड चल रहा होता है और कभी लीन पीरियड भी आता है। तो लीन पीरियड में ये आपका वही प्लेयर है जिसने आप, वो हीरो है, कल का हीरो था, आज भी लोग उसको याद करते हैं, मगर उसकी फॉर्म नहीं है तो हम उसको उठा के फेंक देंगे। ये पॉलिसी मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। इससे न सिर्फ ये पता चलता है कि हम अपने हीरोज़ की कदर नहीं करते, हम अपने स्टार्स की कदर नहीं करते, उसको मौका नहीं देते। उसको इस वक्त बहुत ज़रूरत थी हमें नर्सिंग की, हमारे सपोर्ट की, पब्लिक के सपोर्ट की और पीसीबी के सपोर्ट की, कि उसको हम वापस लेते हैं। ये आप ख्याल रखिएगा, मैं आज भी बड़े दावे से कह सकता हूँ कि ये आपका फ्यूचर कैप्टन है, फ्यूचर स्टार है, क्योंकि इसने रन्स करने ही है, आज नहीं करेगा कल शुरू कर देगा। तो वो ये जो चीज़ आप रिवायत डाल रहे हैं ये गलत है। ये ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल रन्स नहीं कर रहा था या बिल्कुल 0/0 चल रहा था, ऐसी बात नहीं थी। हाँ, ये कि हमें बाबर वो चाहिए जो 100 करे भाई, अब तो फिर उसको कभी इसका बुरा पीरियड भी आ सकता है, तो उसको थोड़ा सा तहम्मुल से लेना चाहिए। जिसको ड्रॉप करना चाहिए, जस्टिफिकेशन तो ये होनी चाहिए कि शाही महबूब ने जो मैच मतलब जहाँ से मैच हम हारे, वो इतनी गलत शॉट पिछले मैच में खेली है, उसके बाद तो उसको सज़ा के तौर पे नहीं खिलाना चाहिए। मगर क्योंकि यंगस्टर था, आपने मौका दे दिया, फाइन, अच्छा खेला, वो अच्छा प्लेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है या अच्छा नहीं खेल रहा है या बुरा खेल रहा है तो सबके साथ बराबर होना चाहिए। ये गलत बात है। क्या हमने एक हमारा कैप्टन था, हमने अपने कप्तान की भी इज्जत नहीं की, उसको कम से कम टीम में तो रखते, भाई खेलने दें उसको। रेस्ट की पॉलिसी पहले से डिसाइड करे ना, सिलेक्शन कमेटी बैठी थी तो सिलेक्शन कमेटी को पहले डिसाइड करना चाहिए था कि बाबर आजम और शाहीन और ये नसीम शाह के बारे में हमको क्या करना है, और पहले फैसला उनका होता, बाद में सब ये लोग बात सिलेक्शन करते और ये आके बाहर कहते कि जी हमने इनको रेस्ट करा दिया और ये हमारी टीम है। तो किसी को बुरा नहीं लगता, ना उनको बुरा लगता, ना हमें। हम सिलेक्शन कमेटी की बात कर रहे हैं, ये सिलेक्शन कमेटी तो आई पहले टेस्ट मैच के बाद है, पहले टेस्ट मैच के 5वें दिन तो इस सिलेक्शन कमेटी का ऐलान हुआ है, तो यानी ये सिलेक्शन कमेटी तो इस टेस्ट सीरीज से पहले थी नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हम फिर कब करेंगे रोटेशन? आज अगर कामरान गुलाम को हमने मौका दिया कि भाई तैर के दिखाओ, इतने चर्चे हैं डोमेस्टिक में, ये है क्योंकि हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स तो डोमेस्टिक को राइट ऑफ कर देते हैं। अभी रिसेंटली मिसबाउल हक साहब ने ये कहा कि 2 से 3 साल लगते हैं एक प्लेयर को डोमेस्टिक से इंटरनेशनल में सेटल होने के लिए। तो मतलब हम किस टाइम पे रोटेशन करेंगे, किस वक्त करेंगे, किस वक्त उस डोमेस्टिक के लड़के को ट्राई करेंगे अपने इंटरनेशनल सेटअप और सिनेरियो में? अच्छा सवेरे, एक बात है कि अगर इकबाल साहब कथा कलामी की माजरत चाहूँगा, अगर एक वक्फा ले लें इकबाल साहब के जवाब से, क्योंकि बड़ा तफसीली जवाब होना, बड़ी अहम चीज़ें होनी। तो आपके जवाब इंतजार करेंगे, हम एक ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो फिर आपके जवाब को हम सुनेंगे कि फिर क्या करना चाहिए, कैसे ये रोटेशन पॉलिसी को हम हैंडल करें। And welcome back to Zor Ka Jod in conversation with the former chief selector of Pakistan cricket. इकबाल कासिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डे एंड हो चुका है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, द सेकंड टेस्ट, द फर्स्ट डे, 259 फॉर 5 पाकिस्तान। और इकबाल कासिम साहब से ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक सवाल पूछा था, रोटेशन, जब हम रोटेशन की बात करते हैं, ऑब्वियसली आप भी चीफ सेलेक्टर की उस कुर्सी पे रहे हैं, कब रोटेशन करेंगे? अगर आप ये कहते हैं कि इस वक्त बाबर को यहाँ बिठाना गलत था और कामरान गुलाम आ गए, खेल रहे हैं, कामरान गुलाम ने डिलीवर भी करके दिया, तो फिर वो सही है या ये गलत है? मतलब मुझे समझ नहीं आई इकबाल साहब। नहीं, देखिए, आप कंपैरिजन जो है गुलाम
कामरान गुलाम का बाबर आजम से नहीं कर सकती। बाबर आजम की अपनी प्लेस थी। कामरान गुलाम जो है वो परफॉर्मर था, उसको बाय ऑल मीन्स टीम के अंदर होना चाहिए था और उसके लिए जगह बननी चाहिए थी। अगर जगह बनी है तो वो खेल रहा है ना, वो ऐसा नहीं है। बाबर आजम अपनी जगह पर है, कामरान गुलाम अपनी जगह पर है। आई कांट कंपेयर बोथ ऑफ देम। मेरा सिर्फ ये कहने का है कि रोटेशन पॉलिसी जो है वो अपनी जगह है, वो अनाउंस होनी चाहिए, क्लियर हो। कम से कम चले पब्लिक में आप नहीं करते तो टीम के अंदर ये अनाउंस होनी चाहिए कि भाई हमारा ये सिलसिला है कि हम 10 टेस्ट मैच के बाद 3 टेस्ट मैच के बाद हम एक प्लेयर को रेस्ट कराएंगे और आप में से फिर चॉइस होगी कि भाई किसने किस टेस्ट में रेस्ट करना है, किसने किस टेस्ट में रेस्ट करना है। दुनिया में ऐसे ही होता है। हम तो कोई काम ऐसा करते नहीं, हम हर काम एंड में आके करते हैं और जब कर देते हैं तो उसको छुपाने के लिए रेस्ट का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं। अरे भाई आपने उसको ड्रॉप किया है, आपने दूसरे को भी ड्रॉप किया, आपने तीसरे को भी ड्रॉप किया है। अब आप ये पब्लिकली नहीं बोले, अब क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है तो आप कह रहे हैं कि जी वो हमने उनको ड्रॉप नहीं किया, वो तो बहुत अच्छे प्लेयर है। भाई अच्छे इकबाल साहब, प्लेयर अजहर है, महमूद साहब ने भी कहा कि हमने बैठ के उनको बातचीत करनी ड्रॉप नहीं चाहिए। किया, आराम दिया है। जो पाकिस्तान टीम के असिस्टेंट कोच हैं, हाँ आराम दिए, तो पहले उसके साथ बैठ के बात करनी चाहिए थी ना हाफिज साहब। बात की, अजहर अली ने बात की, बाबर आजम से डिस्कशन हुई अजहर अली की और अजहर अली ने बात की। वो मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है ये बात जरूर की होगी, उनकी दोस्ती है, वो अच्छी बात है, मैं इससे इनकार नहीं करती। मेरा व्यू ये है कि ये इतना आओ बका कैसे हो रहा है, क्यों ऐसा बात हो रही है कि जिसको ड्रॉप कर दिया गया। पीसीबी को पहले ही दिन इसकी करेक्शन करनी चाहिए। नहीं तो प्रेस रिलीज में हर जगह रेस्ट का नाम यूज हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो मुसलसल रेस्ट कह रही है। मे बी ड्रॉप वो लोग कह रहे हैं जो पिछली 18 इनिंग्स देख रहे हैं कि अगर एक प्लेयर एक परफॉर्म नहीं कर रहा। दूसरी बात यह है कि कामरान गुलाम और बाबर आजम की कोई कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज बाबर आजम ज्यादा टाइम से पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व कर रहे हैं, फॉर्मर कैप्टन है पाकिस्तान टीम के। मगर अगर एक ही जगह के प्लेयर्स हैं दोनों, अगर दोनों चौथे नंबर के खिलाड़ी हैं तो इवेंचुअली एक बैठेगा तो दूसरा खेलेगा। 11 ही खेलेंगे ना, 12 तो नहीं खिला सकते हम। कोई इशू नहीं, मुझे इससे कोई इशू नहीं है कि बाबर आजम को आप बिठाएं, रेस्ट कराएं और कामरान गुलाम को खिलाएं, बल्कि इनफैक्ट किसी और को भी खिलाएं, जो अगर अच्छे हैं तो उनको खिलाएं। ये इशू नहीं है। इशू ये है कि जो तरीक़ेकार है या जो सिस्टम है, इसके बात कर रहा हूँ। बात यह है कि बाबर आजम को इतनी ऐसी कोई, देखिए ये एक तो फॉर्म में होता आदमी तो लो ठीक है, एक आदमी फॉर्म में नहीं है, उसको ज़रूरत है इस वक्त क्रिकेट खेलने की, ज़्यादा खेलेगा तो ही वो फॉर्म में वापस आने की कोशिश करेगा ना। तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप अगर मेन प्लेयर है आपका, कोई ऐसा नहीं है कि जो चले इस तरह की है वो ड्रॉप कर दें, एक ऑलराउंडर ड्रॉप कर दें या एक फास्ट बॉलर कम कर दें। ये आपका मेन प्लेयर है, मेन स्कोरर है, इसको ही हमने नर्स करना है ताकि ये आगे फॉर्म में आने की कोशिश करे और फॉर्म में आ जाए तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। आप देखिए, मेरा ये मकसद करने का, ये मेरा व्यू है। आई मे बी रॉन्ग। हाँ। अच्छा इकबाल साहब, जैसे भी आपने जिक्र किया, आपको तो ये भी समझ रहे हैं कि शायद बाबर आजम दोबारा भी कप्तान बन सकते हैं, लेकिन ये जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट की, क्या वाकई इसके ज़िम्मेदार खिलाड़ी हैं या इसके ज़िम्मेदार पाकिस्तान में कुछ और लोग हैं? इंतज़ामी सतह पर अगर हम बात करते हैं तो दो चीज़ें हैं ये। हाफिज साहब देखिए, जो सिलसिला चल रहा है आप देख रहे हैं, पिछले 8 महीने से 7 महीने से क्या हाल हुआ है। एक प्रेसिडेंट बदलता है, दूसरा आता है, चेयरमैन आता है, फिर वो आता है, वो अपने फैसले करता है, उसमें सिलेक्शन कमेटी बदल देता है, उसमें वो डोमेस्टिक के इसके सेटअप को बदल देता है, फिर तीसरा आता है, फिर वो करता है, चौथा आता है, फिर नालायक किस्म की एक फौज जो है भर्ती की हुई है, जिसमें इनको ये पता ही नहीं है कि मैच किधर होना है, क्या नहीं होना। मैच को कैंसिल कर देते हैं। अंडर 19 का मैच एक दिन हो गया, उसके बाद पूरा टूर कैंसिल करा दिया गया, फिर नया एक टूर्नामेंट शुरू कर दिया गया, टेस्ट मैच खेलना है, वनडे की प्रैक्टिस हो रही है। ये मतलब ये हौच पौच जो हो रहा है, इसकी सारी जिम्मेदारी सब पे है। ये एक आदमी नहीं है कि मैं कहूँ कि जी एक आदमी। नई सिलेक्शन कमेटी आती है, अब 11 आदमी सिलेक्शन कमेटी में होंगे तो जाहिर है डिफरेंट दिमाग है, डिफरेंट सोच है। और उसमें मैं हैरान हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा उसमें जो अच्छा आदमी है वो मिसबाहुल हक, एक्सपीरियंस आदमी है, कैप्टन है, वो रहा है, मैंने उसके साथ काम किया है और वो समझदार आदमी है। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों पे अब उनको ज़्यादा इन्वॉल्व करें, इन लोगों को कि जिनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। आकिब जावेद को लेके आए, बहुत अच्छी बात है, चले अच्छा काम करें। मकसद ये हौच पौच सब ख़त्म करें, सिस्टम से चलाएं।
किसको रखना है किसको नहीं रखना, मुझे इससे कोई इशू नहीं है। सिलेक्शन कमेटी का प्रोग्रेटिव है, जिसको चाहे खिलाए, और ये कोई किसी को भी एतराज़ नहीं करना चाहिए इसके ऊपर कि ये ड्रॉप हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन तरीक़ेकार पीसीबी को भी अपना बदलना चाहिए कि वो प्लेयर से बातचीत करके और कब सबको पब्लिक में बताते थे। बट इकबाल साहब, ये जो आप नालायक लोग कह रहे हैं, ये कौन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नालायक लोग? आपको सवेरा बहुत अच्छी तरह पता है, आपकी वीलॉग में सुनता रहता हूँ बहुत इसलिए मेरा मुंह ना खुला है। चले तो मतलब ये ज़रूरी है आपके वो जो नालायक लोग हैं, काफ़ी प्लेयर्स जो हैं वो उनके लिए बात करने लगे हैं, तो इवेंचुअली मोहसिन नकवी साहब को ये देखना चाहिए कि अपने ही गिरा देते हैं नशेमन पे बिजलियां, तो ज़रा होशियार रहें वो भी। सवेरा एक बात मेरे से आप एग्री करेंगी कि देखिए हालात पिछले 5 साल में दुनिया में चेंज हुए हैं ना। क्रिकेट बिल्कुल अब कमर्शलाइज हो गया है, T20 वनडे और ये राइट्स और ये सब चीज़ों की वजह से, और प्लेयरों की सैलरी कॉन्ट्रैक्ट्स ये सब बढ़ गए हैं। अब इनको चाहिए कि एक बंदा ऐसा रखे जो फोकल पर्सन हो, जो पीसीबी के अंदर जो प्लेयरों को डील करे, उनके इश्यूज को डील करे, उनकी चीज़ों को पीसीबी से रिलेटेड चीज़ें हो, वो सारी चीज़ें वही करे, वो सबको सब उससे राब्ते में हो पीसीबी से, उस फोकल पर्सन से, और पीसीबी के साथ वो जाके उनके मसाइल हल कराए, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, कॉन्ट्रैक्ट के इश्यूज हैं, एनओसीज हैं, बहुत सारे, एक आदमी जो है वो इन सब चीज़ों का जिम्मेदार हो। अब ऐसा दुनिया में हर जगह यही है कि जो डायरेक्टर टीम होता है वो सारी चीज़ें वो मेंटेन करता है, सब चीज़ करता है, उसी का काम होता है, और वो एक टूर के लिए नहीं होता, वो सीज़न पूरा 1 साल 2 साल के लिए वो होता है, और उसको होना चाहिए वो प्लेयरों के सारे इश्यूज़ को देखे वो, क्योंकि देखिए ये जो प्लेयर्स हैं सारे ये मुख्तलिफ फॉर्मेट के प्लेयर्स हैं, कोई T20 खेल रहा है, तो कोई वनडे खेल रहा है, तो कोई टेस्ट मैच खेल रहा है, तो ये अलग अलग लोग हैं, अलग अलग और अलग उसके अंदर हैं, कोई कराची से है, कोई लाहौर से है, तो एक जगह पे एक आदमी हो जो इन सब से राब्ते में हो, इनकी हर चीज़ का जो है जिम्मेदार हो, वो पीसीबी से हो, मैनेजर, और उनकी तो अपनी ड्यूटी है, वो अपनी जगह वो टूर पे होती है। अच्छा, एक और बात है कि हम तो बात कर रहे हैं, इकबाल कासिम साहब की भी गुफ्तगू सुन रहे हैं, लेकिन लोग क्या कहते हैं जी, क्या वो सुनना चाहिए ना कि लोगों की क्या आवाज़ है? कामरान गुलाम के खेल, बाबर आजम के ड्रॉप होने पर तो कुछ इस हवाले से भी लोगों की राय भी है, सवेरा मेरा ख्याल वो भी लोगों तक पहुंचानी चाहिए। क्या कहते हैं जी लोग, सुनते हैं? बहुत अच्छा किया है कि इसको निकाल के इसको पता चलेगा कि यार क्रिकेट क्या चीज़ होती है, आवाम का क्या दिल होता है, ठीक है, और क्या सोच के वो स्टेडियम के अंदर मैच देखने जाते हैं। पिछले 8-9 साल से बाबर आजम मसलसल परफॉर्मेंस देता आ रहा है, ठीक है, इंसान के साथ कभी बैड लक हो जाती है, कभी गुड लक भी होती है। बाबर आजम ने अगर जितने भी स्कोर किए हैं सब के सब बाहर के मुल्कों में हैं। जितनी देर का बाबर आजम खेल रहा है ना, उसको इस टाइम जो उसकी स्पीड होनी चाहिए रन बनाने की, वो तकरीबन 300 के स्ट्राइक रेट से होनी चाहिए। वो हार्दिक पांड्या देखिए बच्चा था तब भी तेज़ खेलता था, अब वो छक्के मारने से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तानी टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी रह ही नहीं गया शाहिद अफरीदी के बाद से कि कोई तेज़ खेल सके। बाबर आजम दुनिया का वाहिद बैट्समैन है जो 3 साल मेरे ख्याल में 1 नंबर पे रहा है। विराट कोहली इंडिया का, उसके बुरी परफॉर्मेंस होने के बावजूद 3 साल तक किसी ने टीम से ड्रॉप नहीं किया, तो बाबर आजम को इस तरह ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। अब तो वाज़ेह नज़र आ रहा है कि कौन किसके साथ है। सरफराज की टीम होती थी, हमने चैंपियन ट्रॉफी जीती, ठीक है, उसको जीतने के बाद श्रीलंका आया हमारे मुल्क में, T20 आ रहे, हमने सरफराज को उठा के बाहर फेंक दिया। आप इतने सीनियर बंदे को आप बाहर उठा के बिठा दो, तो वो देखें ना लोग क्या सोचते हैं जी, कैप्टन ही है वो टीम का, उसकी वो इशारों पे चलते हैं। जो प्लेयर वो कोई भी है, जब उसकी अपनी ज़ात मुल्क की ज़ात से ऊपर हो जाती है ना, तो उसको ड्रॉप क्या करना, उसको निकाल देना चाहिए। हम इस वक्त वर्स्ट एवर पोजीशन पे हैं, 9th टेस्ट में हैं, वी आर टॉपिंग फ्रॉम द बॉटम। अब कर रहा है ना कामरान गुलाम इस वक्त स्कोर। बड़े मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं। हाफिज़, कुछ लोग इस फेवर में हैं, कुछ लोग इस फेवर में नहीं हैं। इकबाल साहब, क्योंकि हम डिस्कशन तो दूसरी तरफ ले जा चुके थे, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने कहा कि अभी ज़्यादा ज़रूरत थी कि बाबर को खिलाया जाए। एज अ सीनियर प्लेयर मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जब कंटिन्यूसली एक प्लेयर की फॉर्म नहीं होती, बहुत सारे लोग ये सजेस्ट करते हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे, कि खेल से दूर कर देना चाहिए उस खिलाड़ी को, कि थोड़ी देर वो जब बाहर बैठ के देखता है तो उसका लेवल ऑफ हंगर एक डिफरेंट हो जाता है और वो वापस एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से कम बैक कर सकता है।
सवेरा विलिंगनेस के साथ होना चाहिए, प्लेयर के साथ बातचीत करके वो अगर विलिंग है कि हाँ ठीक है मुझे भी रेस्ट करना चाहिए और आपकी बात दुरुस्त है, तो उसको आप उसको रेस्ट करा दें। मेरा इससे इख्तलाफ नहीं है, रेस्ट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल बहुत क्रिकेट है और खिलाड़ी जब फॉर्म में होता है तो उसको समझ नहीं लगती, वो हर मैच खेलने के लिए तैयार हो जाता है। जब फिर बैड पैच आता है तो फिर उसको परेशानी शुरू हो जाती है। तो इसलिए रेस्ट करके, लेकिन एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। मेरा मतलब ये नहीं कि वक्त आया तो बाबर और शाहीन और एक साथ सब अब देखिए इस वक्त मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, कल आपको ये पिच धोखा दे देती है, नहीं आपके स्पिनर्स जो हैं वो तीनों जो 2 या 3 स्पिनर आप तीन स्पिनर खिला रहे हैं, वो उनमें से 1.5 साल 2 साल तक किसी ने टेस्ट क्रिकेट खेली नहीं है, ठीक है। तो अब वो अगर फर्ज कर लीजिए वो नहीं एडजस्ट कर पाए या नहीं आउट कर पाए और आपको फास्ट बॉलर की जरूरत पड़ गई, जैसा कि इंग्लैंड ने के फास्ट बॉलरों ने बहुत अच्छा वर्कआउट किया आपके बैट्समैनों के ऊपर, तो अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो अब आपके पास एक बॉलर है, आप उसके साथ साइम अयूब मेरे ख्याल है नया बॉल करेंगे जो मुझे नज़र आ रहा है, तो वो फिर आपको कमी महसूस होगी। तो टीम की सिलेक्शन करते वक्त इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए कि अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हम हमारा बैकअप क्या है। हम एक फास्ट बॉलर को आप रख लेते, एक स्पिनर कम कर लेते, जगह बन जाती है प्लेयरों की। ऐसी बात नहीं है, आप टीम की कॉम्बिनेशन को अच्छी तरह बनाए तो कामरान गुलाम भी खेल सकता था, ऐसा नहीं है। इकबाल साहब, ये जो सिलेक्शन कमेटी है, क्या इसने ये फैसला करना है कि पिच कौन सा होगा, पिच कैसा होगा? सिलेक्शन कमेटी ही ये फैसला करेगी कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कौन सी होगी? तो फिर इतने भारी भरकम मुआवजों पर गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ की क्या ज़रूरत है? और कोचेस जो आप लाते हैं उसका काम थोड़ी है पिच बनाना यार, उसका तो काम है टीम के कम्बिनेशन को तैयार करना, टीम के अंदर जो खामियां हैं वो तैयार करना, और जो जिस अपोजिशन के साथ आपका मैच होना उसकी अच्छाई बुराई, उन प्लेयरों की गुड पॉइंट्स बैड पॉइंट्स बताना और प्लेयरों को मोटिवेट करना, ये काम है ना उनका। ये काम थोड़ी है कि जाके वो पिच खड़े होकर पिच बनाएंगे कि नहीं, ये तो पूरा जिस दिन आइटनरी बनती है और पाकिस्तान को पता है कि अब आज से 2 महीने बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो आज से उसकी तैयारी होनी चाहिए ना। और या किसी टीम ने आना है तो हमारे पास इसका प्लान अभी से बनना चाहिए कि हमने लाहौर में टेस्ट मैच कराना है, पिडनी में कराना है और फैसलाबाद में कराना है। अच्छा, वहाँ कैसी विकेटें होनी चाहिए, उसी तरीके से फिर आपकी इंस्ट्रक्शन पास ऑन होती हैं और फिर उसी तरीके से तो ये कप्तान, मैनेजर, कोच, ये जो जितना अमला है ना, ये सब इन सबको बैठना चाहिए 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, और ये डिसाइड करना चाहिए कि हमने कैसे आने वाले दिनों में प्रिपरेशन करनी है, और फिर उसी तरह से अपनी टीम की फॉर्मेशन भी करनी चाहिए कि हमें पता है कि फैसलाबाद में हमने तेज विकेट पे खेलना है, तो हमको फास्ट बॉलर जो है तैयार करने हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में देखने हैं कि कोई अच्छे नए फास्ट बॉलर आ रहे हैं तो उनको देखना है। तो एक लंबा प्रोसेस है जिसको हम करते ही नहीं है यहाँ पर। हम तो लास्ट मोमेंट पे सब चीज़ जंप करते हैं ना, कैंप भी लगता है तो हमारा लास्ट मोमेंट लगता है, चीज़ें भी होती हैं तो है पैसे चीज़ें, तो ये ज़रा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो लॉन्ग टर्म तो होता ही नहीं ना इकबाल साहब, कुछ मतलब आप पिछले जो साल गुजरे उसमें उठा के देखें, द नंबर ऑफ चेयरमैन दैट वी हैव चेंज, सिलेक्शन कमेटी, मगर इस वक्त जो सिलेक्शन कमेटी है, जो अभी हाफिज पूछ रहे थे आपसे कि ओवर पावर कर देते हैं हम, पहले हमने कोचेस को ओवर पावर कर दिया था, इस वक्त सिलेक्शन कमेटी इतनी ओवर पावर्ड है कि वो स्क्वाड तो सिलेक्ट कर ही रही है, 11 सेलेक्ट करने के लिए भी सिलेक्शन कमेटी जो है वो फोकस कर रही है और उसकी वीटो चल रही है उस पर। टोनी हेमिंग से जो क्यूरेटर हैं, हेड क्यूरेटर हैं, उनसे भी सिलेक्शन कमेटी बात कर रही है कि हमारी पिच की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो एकदम से एक जगह एक चीज को इतना ओवर पावर कर देते हैं, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं, बिल्कुल गलत है। हर एक की जिम्मेदारी है, हर एक की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, सिलेक्शन कमेटी का काम है स्क्वाड सेलेक्ट करना, कैप्टन का काम है, मैनेजर और कोच का काम है प्लेइंग 11 तैयार करना, ठीक है। स्क्वाड के अंदर भी मशावरत ज़रूरी है, कैप्टन के साथ मशावरत ज़रूर करनी चाहिए, और 11 की जो है वो फुल अथॉरिटी है कैप्टन की और कोच की कि वो जो मर्जी चाहे उसमें से अपना कम्बिनेशन बनाए और खिलाएं। नहीं, अभी इस वक्त नहीं हो रहा ना ऐसे। और उसी के साथ ही जब हम सिलेक्शन कमेटी की बात कर रहे हैं, इससे पहले आपने कभी किसी सिलेक्शन कमेटी में फॉर्मर अंपायर देखे हैं, या ये हम ट्रेंड सेट कर रहे हैं? ये बहुत, अभी मैंने तो ऐसे भी मतलब एनालिस्ट भी नहीं देखे कहीं,
एनालिस्ट भी आपके मेंबर्स हैं सिलेक्शन कमेटी के। और 8 जी 26 मैंने अभी नासिर हुसैन का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, 26 सेलेक्टर्स जो है पाकिस्तान के अब तक ये पिछले 4-5 महीनों में पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट करते रहे हैं। बिल्कुल। तो अब ये तो कहीं दुनिया में नहीं होता ना ऐसा। सिलेक्शन कमेटी का काम बहुत मुश्किल है। देखिए ये आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है। आपको न सिर्फ प्रेजेंट टीम तैयार करनी है अपोजिशन को सामने रखते हुए, बल्कि फ्यूचर के लिए भी जो आगे स्क्वाड्स जाने हैं तैयार करने हैं, अंडर 19 से लड़के निकालने हैं, आपको एक साइकिल चलाना है, पूरा एक साइकिल है जो चलता है। और अच्छा, अगर इकबाल वो साइकिल कासिम साहब अंडर 19 से अंडर 16 से शुरू करते हैं। जी इकबाल कासिम साहब, कथा कलामी की मादर चाहूँगा, ये जब आपने सिलेक्शन कमेटी की, हमारी तो जूनियर सिलेक्शन कमेटी कोई नहीं है, हमारी सिलेक्शन कमेटी का कोई चीफ भी नहीं है, एक बात ये है। दूसरी ये है कि जब हम खिलाड़ियों के रद्द-ए-अमल को देखते हैं तो आप समझते हैं कि किसी भी एक खिलाड़ी के ड्रॉप किए जाने पर, जैसे कि बाबर आजम ड्रॉप हुए हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है ना फ़खर जमान, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया कि विराट कोहली नहीं हुए थे, ये कर दिए गए। तो आपको लगता है कि ये इससे खिलाड़ियों का एतमाद ख़राब होगा, टीम में इसका बुरा असर पड़ेगा और खिलाड़ियों को इस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? ये क्या एक अच्छी मिसाल है? देखें, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। ये हमारे बोर्ड की कमज़ोरी है कि माजी में ना कोई डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, ना कभी कोई जो होता है वो हश पप करके नीचे गिरा देते हैं। खबर किसी की गलती हो, किसी कुछ हो। इससे पहले कितने बयानात शहनशाह आफरीदी ने दिए, शाहीन आफरीदी ने, वो ट्विटर के ऊपर भी कि वो मेरी कब अपनी आपस में इनके एक्सचेंज होते रहे हैं। और तो मकसद कहने का ये है कि अब फ़खर ने अगर ये बात कही है तो यू शुड इमीडिएटली अपोलोजाइज टू द पीसीबी, बस सिंपल सी बात है। अब इसका और कुछ नहीं हो सकता क्योंकि गलती तो कर गए। अब गलती कर गए तो फ़ौरन माफ़ी तलाफ़ी करेंगे, जी मुझे मैं कॉन्ट्रैक्टर प्लेयर हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए था, आई एम वेरी सॉरी, इन फ्यूचर में ख्याल करूँगा। और इतनी सी बात, अगर ये बात वो कह दें और राइटिंग में लिख के दें, बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई गलत काम तो हो ही गया है ना, अब गलत काम हो गया है तो इसकी 2 चीज़ें, या तो बोर्ड सज़ा दे दे उनको या माफ़ कर दे। बिल्कुल। 21 अक्टूबर तक जो है वो उनसे क्लैरिटी मांगी गई है कि ये क्या है और क्लैरिफिकेशन दें। बट इकबाल साहब, जाते जाते वक्त का मैं तो कहता हूँ उनको दूसरे दिन जी जी बोलिए। हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट उनके ऊपर लगा दिया और उनको टाइम दिया है। मेरी रिक्वेस्ट है हाँ जी, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि फ़ौरन उनको इमीडिएटली जवाब दे देना चाहिए, अपोलॉजी फ़ौरन भेज देनी चाहिए। इसमें 1 हफ्ते का टाइम, भले वो 1 हफ्ते बाद डिसाइड करें, लेकिन पब्लिक को पता चल जाना चाहिए कि ये इन्होंने गलती तस्लीम कर ली है अपनी और माफ़ी जमा करा दी है। बिल्कुल बिल्कुल ये करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अनइंटेंशनली हो जाती है। अब प्लेयर से उसको तंबी कर दे, हाँ उसके ऊपर वो रिएक्शन शो कर रहा है कि नहीं मैं नहीं करूँगा, फिर बेशक उसको आप बाहर कर दे टीम से। बिल्कुल बिल्कुल। इकबाल साहब, वक्त कम, मुकाबला सख्त, जाते जाते क्या एक्सपेक्ट करें हमें सेकंड टेस्ट मैच से? हाँ, स्पिनर्स की लॉट है बिल्कुल हमारी टीम में, मगर हम एक्सपेक्टेशंस क्या रखें? देखें, अगर आपने बॉलिंग ये इस विकेट के ऊपर अगर आप ये रहेंगे कि जी ये विकेट खुद से टर्न करे और आपको विकेट दे दे, तो ये नहीं होगा। इसके ऊपर काम करना पड़ेगा आपको। इसके ऊपर आपको फिंगर स्पिनर्स को ख़ास तौर पे अपनी फिंगर को बहुत मजबूत तरीके से इसके ऊपर घुमाना पड़ेगा। बॉल का रोटेशन बढ़ाएंगे तभी कहीं जाकर आप, और लाइन एंड डायरेक्शन का ख्याल रखें, प्रेशर डालें प्लेयरों के ऊपर। 2 फरिश्ते ऑफ साइड पे और ऑन साइड पे ज़रूर खड़ा करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप हमारी पुरानी सारी वीडियो देख लीजिए, जब भी अगर टर्निंग विकेट के ऊपर मैच हुआ है, जावेद मियां ने 2-3 आदमी तो हटाया ही नहीं है पूरे थ्रू आउट। तो इकबाल साहब, प्रेशर डालना पड़ेगा, फील्डिंग से भी प्रेशर डालना पड़ेगा और बहुत समझदारी से करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब फॉर योर टाइम। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। सवेरा और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।